Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में ना हम जो CGL का आपका अभी 2022 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है, इसके बारे में सारी की सारी बातें करेंगे। देखो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जब मैंने कल आपका ये सेशन डाला ना पोस्ट प्रेफरेंस का, तो बहुत सारे बच्चों के जो स्पेशली एसएससी में जो मतलब जिनका पहली बार जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या फिर पहली बार जिनका पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जा रही है, तो बेसिकली मैं उन बच्चों को न्यूबीज़ बोलता हूँ, तो डोंट माइंड दैट, ठीक है। तो एसएससी के जो न्यूबीज़ हैं उनमें से काफ़ी सारे बच्चों ने बोला हुआ था कि सर पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है। अभी कई सारे बच्चों को ना यही नहीं पता कि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, कैसे डाला जाता है, कैसे फिल किया जाता है। अगर उन्होंने कोई पोस्ट पहले डाल दी जो इन्हें नहीं मिल सकती है, जैसे उनकी अगर पहुंच से 4600 ग्रेड पे बाहर उन्होंने ये पहले डाल दी, तो क्या, और 2400 बाद में डाली जो उन्हें मिल सकती थी, तो क्या जो दूसरा बच्चा है सेम मार्क्स वाला जिसने 2400 ग्रेड पे पहले डाल दिया, तो क्या उसे ये पहले मिल जाएगा या फिर इसे ये पहले मिलेगा। तो मतलब ये यहाँ पे ये बहुत सारे डाउट्स हैं। इवन यूट्यूब पे भी ना यार इतना कचरा भरा पड़ा है कि जिन्होंने कुछ तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने खुद कभी ना प्रेफरेंस फॉर्म भरा हो, जिन्हें खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अपना जो है ज्ञान इसमें बांटे जा रहे हैं। तो देखो एक तरीके से हम इसमें क्या बात करने वाले हैं, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है, कैसे क्या फिल करना होता है, पहले कैसे फिल करते थे, अभी आपका ये जब आप मतलब जब सीधा सीधा आएगा, अभी ऑनलाइन फिल करना है। एक्चुअली इससे पहले 2021 तक ये होता था, ये मुझे पुराना 2019 वाला पड़ा हुआ था मेरा, तो इसमें किस तरीके से आपका मतलब इस तरीके से आता था, हम कैसे फिल करके जाते थे, अब क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से अब आपको फिल करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर इसके बाद कौन कौन सी पोस्ट हैं अभी और किस पोस्ट की क्या लगभग जो है कट ऑफ जा सकती है, यानी कि किसके लमसम आपको क्या मिल सकता है, किन दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है पोस्ट लेने से पहले, ठीक है। इन सब एस्पेक्ट पे बात करेंगे। देखो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे इसलिए बना रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं कोई भी ऐसी यारी यारी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे टाइम मिलता है। मेरा मानना है कि पढ़ा दो, ठीक है, भले उसमें कम व्यूज़ आए, कम बच्चे आते हैं, बट पढ़ा वो बेटर है। जो हमारा काम है बेसिकली ज्ञान देना, तो वही दिया जाए। बट स्टिल अब इसमें ना बहुत सारे इस बार बहुत सारे न्यूबीज आए हैं एसएससी के, जिन्हें पता ही नहीं है। पहले क्या होता था कि 2020 में या 21 में पुराने बच्चे बार बार आते थे, तो उनको मोस्टली चीज़ें पता रहती थी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। चलो अब जिन बच्चों को थोड़ी सी जल्दी हो उस वीडियो को 2x पे लगा लेना, फिर देख लेना, ठीक है। बट मैं सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो नए बच्चे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो अब देखो पहले जो होता था ना आपका इस तरीके से एक सैंपल आपका आता था, जो ऑप्शन फॉर्म है, इसमें सारे पोस्ट के पोस्ट कोड लिखे होते हैं। क्या होता है, जैसे कि ये पोस्ट है, इसके साइड में इसका होता है पोस्ट कोड, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड क्या करना होता है, आपको फिल करना होता है। जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड क्या है, फिर आप अगर इन सभी पोस्ट को भर देते हो, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने पहले वाले में भर दिया कि भाई मेरा पहला चॉइस है एम ओ आर को उठा लेते हैं, ASON MOR, दैट इज़ B05। तो मैंने अगर यहाँ पे B05 ऐसा फिल कर दिया, फिर मैंने B06 कर दिया, फिर B03 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसके बाद मेरा इंटरेस्ट है लेट से ITI में है, तो फिर मैंने B22 डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा का पूरा जो है अपना ये प्रेफरेंसेस को डालता जाऊँगा। अब सपोज़ करो मेरे मार्क्स हैं जो ITI की कट ऑफ जा रही है ना, वो लेट से पहले के हिसाब से बता रहा हूँ 500 कुछ में जाती है ना, तो मैं आपको लेट से मैंने बोला कि 600 नंबर पे जा रही है कट ऑफ, लेट से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये 600 नंबर से ऊपर ये स्टार्टिंग के मेरे, मैंने कहा कि जो 6-7 हैं, 6-7 पोस्ट जो मैंने डाली हैं, इनकी कट ऑफ 600 के ऊपर गई है और मेरे नंबर है 600, तो इन सभी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मेरा 8th नंबर पे मैंने जो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, लेट से 600 नंबर वाली डाली है, तो मेरे को सीधी ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं और आगे की पोस्ट का भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जैसे ये टकरा गई, अब सपोज करो मेरी मतलब ये वाली मेरे नंबर है 600 और मैंने ये लेट से टैक्स असिस्टेंट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9th नंबर पे D51 डाल दिया, या फिर मैंने कहो सेकंड नंबर पे D51 डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ से देखते हुए आएंगे, देखेंगे मेरे नंबर तो 600 हैं और इसकी कट ऑफ गई है लेट से 553 पे ही, तो मुझे सीधा D51 दे दिया जाएगा, आगे के मेरे प्रेफरेंस नहीं देखेंगे। इवन आगे मेरे नंबर 600 हो सकता है कि मुझे और अच्छी पोस्ट मिल जाती, लेकिन फिर मुझे क्या होगा, D51 ही अलॉट हो जाएगी, क्योंकि मैंने D51 को आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है बेसिकली पोस्ट प्रेफरेंस देने की। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
ये तो है बेसिक सा सिनेरियो। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर तो सपोज़ करो मेरे 500 नंबर, 300 के कॉन्टेक्स्ट में ही लेते हैं। सपोज़ करो मेरे 308 नंबर है, एक के 307 नंबर है। मैंने 308 के हिसाब से सारे के सारे पहले 4600 ग्रेड पे के जो जैसे एएसओ हो गया, एएसओ इन सीएसएस हो गया, डीए वगैरह हो गया, इन सबको पहले प्रेफ़रेंस दे दी। और जो 307 नंबर वाला था इसने पहले असिस्टेंट की प्रेफ़रेंस दी है। तो क्या ऐसा होगा कि मुझे नहीं मिलेगा असिस्टेंट क्योंकि मैंने पहले ये सब दे रखा है, इसको पहले मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। आपके जितने मार्क्स हैं ना, अब स्टार्टिंग का नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। जो आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस में कोई भी पोस्ट ऐसी डाली है जो आपके नंबर पे टकराएगी तो पहले वो आपको ही मिलेगी, ठीक है? जिसके ज़्यादा नंबर है उसको उस हिसाब से दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपसे कम वाले ने पहले डाल दिया तो उसको पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि आपने इस ऑर्डर में जो डाला हुआ है वो इस ऑर्डर में डाला है कि ये ना हो कि कम नंबर वाली पोस्ट आपने पहले डाल दी तो वही आपको फिर सीधे अलॉट हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब ये ऐसा ऑफलाइन फॉर्म आता था, ये हम फिल करके ले जाते थे याद रखने के लिए। फिर वहाँ पे जो भी बैठे होते हैं, मतलब अलग अलग डेस्क होते हैं, उन पे डेस्क पे जाके आपको फिल कराना होता है। वो अपना जो है अपने सिस्टम में फिल करते थे। लेकिन अब एसएससी ने क्या किया है, डीवी के साथ ये सारी कहानी होती थी। लेकिन अब देखो ये आपका है बेसिकली ये जो अभी बेसिकली जो जीएचटी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसका आया है प्रेफरेंस ऑर्डर। तो आपको भी सीजीएल का भी ऐसे ही दिखेगा कि यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा रहेगा, ठीक है? ये होगा आपका, यहाँ पे ऐसा पोस्ट का नाम लिखा होगा, कौन सा उसका मिनिस्ट्री है या फिर कौन से हेडक्वार्टर में है, तो उसका वो इस तरीके से लिखा होगा। फिर नीचे होगा कि आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर दो। तो जैसे मुझे पहले E1 डालनी है, ठीक है? तो आपने सोच समझ के डालना, और ठीक है, E1 डाल दिया, फिर आपने यहाँ पे E2 डाल दिया, फिर आपने E3 डाल दिया, ठीक है? इस तरीके से। और मेरी बात मानो, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि अराउंड 290 तक आपके मार्क्स है ना, तो आप सारे ही लेके डाल देना, जितने भी आपके पास पॉसिबल है ना। ये मत सोचना कि मुझे 4600 नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, 4200 नहीं मिलेगा। अब 300 नंबर वाले बच्चे सोचे कि मेरे को 4200 तो मिलेगा ही नहीं, मेरे को तो 2800 ही मिल सकता है। ये मत सोचना, ठीक है? अगर आपको ये है ना कि मुझे लोकेशन कहीं भी मिल जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो हाईएस्ट ग्रेड पे के ऑर्डर में सारी ही वैकेंसी, सारे पोस्ट कोड डाल देना, ठीक है? अब देखो, पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि आपको होम स्टेट देखना है और दूसरी चीज़ आपको ग्रेड पे भी देखना है, ठीक है? ग्रेड पे। अब इसमें सबसे घटिया डिपार्टमेंट आता है लोकेशन के हिसाब से कैग का, क्योंकि कैग आपको नहीं बताता कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है। यानी कि ये जो कैग डिपार्टमेंट है, ये आपको ये नहीं बताता कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी इसने कौन सी पोस्ट की निकाली है। ये बस आपको ओवरऑल वैकेंसी निकाल के दे देगा। अब इसके लिए करनी पड़ती है बहुत मशक्क़त। वो मशक्क़त करूँगा मैं, 1-2 दिन के बाद बताऊँगा कहाँ पे कितनी वैकेंसी पॉसिबल है। कैग में क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले तो एएओ आते हैं, फिर डीए आता है 4200 में, और इसके बाद आते हैं आपके जितने भी ऑडिटर और अकाउंटेंट हो गए, ठीक है? ऑडिटर और अकाउंटेंट। तो ये जो है यहाँ पे सबसे दिमाग खाने वाली चीज़ होती है, क्योंकि इनका स्टेट वाइज ये जारी नहीं करते। आप चाहे जितनी आरटीआई लगा लो, इनका कुछ डेटा नहीं मिलने वाला। फिर वो सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग इसमें आ चुके हैं, कितने प्रोबेशन पे हैं, ये सारी कहानी निकाल के देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी पॉसिबल है फिलहाल। तो इस बार, लेकिन इस बार, ठीक है, सिर्फ इस बार क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। अगर आप पूरा चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में ज़्यादा है, लेकिन नॉर्थ में इसकी वैकेंसीज कम होती हैं कि साउथ में ज़्यादा होती हैं। ये कहानी है, ठीक? स्पेशली एएओ की। और डीए की मोस्टली हर स्टेट में, इस बार तो यूपी में भी ठीक ठाक है। आई थिंक यूपी में इस बार 30-32 के आसपास आनी है। तो ये चीज़ें हैं। खैर, तो बाकी डिपार्टमेंट जो होते हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें आपको होम स्टेट दिख जाता है। अच्छा, एक और मिनिस्ट्री है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये डिफेंस में यूडीसी आता है, ठीक है? जो डीजीडी करके आपको दिखेगा, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। तो ये बच्चे क्या सोचते हैं कि यूडीसी एंड डीजीडी ये दिल्ली में मिलेगा, बट ये ऐसा है नहीं, ये दिल्ली में नहीं मिलता। डीजीडी क्या है कि ये आपको ऑल इंडिया होता है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी फेंक देते हैं, जम्मू कश्मीर भी उठा के देते हैं, और इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें जो आपको बताया जाता है ना कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होनी है, ये सीधा आपको बताया जाता है मेल पे, ठीक है? तो ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि मेरे नंबर किस हिसाब से आ रहे हैं, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, कितना वर्क प्रेशर कहाँ होता है। जबकि इसका यूडीसी में देखो तो वर्क प्रेशर नाम मात्र का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुल मिला के। तो आपको ये समझना है कि यार मेरी प्रेफरेंस क्या है। क्या मैं ग्रेड पे को, जैसे अगर मुझे 4600 ग्रेड पे मिल रही है साउथ में, ठीक है, सपोज करो मुझे चेन्नई में मिल रहा है या मदुरई में मिल रहा है कुछ, क्या मैं उसकी जगह 2800 नॉर्थ में लेना इतना अफोर्ड कर पाऊंगा?
है ना। तो इसके लिए आप किससे डिस्कस करोगे, मुझसे करोगे नहीं, आपको ये बात खुद से सोचनी है सबसे पहले, फिर अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना बैठ के आराम से कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है मम्मी पापा, मैं क्या करूं। ठीक है, खुद से सोच लेना, प्रिपेयर हो जाना कि हाँ मैं वहाँ पे जाके रह सकता हूँ, और इन सभी फैक्टर्स को भी देखना कि अगर साउथ जाके रहोगे, घर से दूर कहीं भी रहोगे यार, ठीक है, तो खर्चा तो होगा, है ना। तो वो ऑलमोस्ट अगर आप कहो आप यूपी के हो, आप दिल्ली में आके रहोगे तब भी खर्चा होगा, चेन्नई में जाके रहोगे तब भी खर्चा होगा, बस माहौल थोड़ा सा दिल्ली में आपको पास लगेगा, मतलब हिंदी हिंदी भाषी होता है पूरा, तो ऐसा लगेगा, खाना पीना ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, बट चेन्नई में सब सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, तो ये सब भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो बातें समझ पा रहे हो मेरी, क्या क्या देखनी है। तो मम्मी पापा से डिस्कस करना, आपके अगर कोई एल्डर बहन भाई हैं उनसे आप एक बार पूछिएगा कि ऐसे ऐसी लोकेशन मिल सकती है, अगर आपका कोई बेटर हाफ आपने बना रखा है, ठीक है, धर्मपत्नी या धर्मपति, तो उनसे भी आप डिस्कस करिएगा, जो फ्यूचर की धर्मपत्नी या धर्मपति पत्नी है, वट एवर बी द केस। तो ये सारी कहानी है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने मार्क, पहले तो जो भी वैकेंसीज हैं आपका 2022 में, उनकी क्या लोकेशन हो सकती है, उनमें क्या बेसिक सा वर्क होता है, कितनी सैलरी होती है, उसकी बात कर देता हूँ फटाफट से। और उसके साथ साथ अभी मैं आपको जो खाका बताऊंगा वो यूआर के मार्क्स के बेसिस पे बताऊंगा, सेपरेट वीडियो में। अच्छा, कुछ ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने भी बोला हुआ है, तो उसके लिए ना एक अलग वीडियो बना दूंगा कि एक्स सर्विसमैन का, ओबीसी का, एससी एसटी का, अदर कैटेगरीज का क्या क्या हो सकता है। फिलहाल मैं जो खाका बता रहा हूँ वो यूआर के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो अभी एक बेसिक खाका दे रहा हूँ जिससे कि आपको पोस्ट के बारे में भी पता चल जाए, कहाँ पे क्या, किसकी लोकेशन क्या होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, किस पोस्ट में क्या लोकेशन मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पास्ट में ऐसी मिस्टेक करी है कि उन्हें ये सोच, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने लास्ट टाइम 2020 में डीजीडी ले लिया, ठीक है, कि डीजीडी ये सोच के यूडीसी डीजीडी में उसने टीए भी छोड़ दिया, ऑडिटर भी छोड़ दिया, सोचा कि यूडीसी में काम कम होता है, आराम से दिल्ली मिल जाएगा इसमें, और फिर वो हुआ क्या कि उसको सीधा जम्मू कश्मीर मिला है। हाँ, तो ये कई गलत फहमियाँ होती हैं। खैर, तो अब शुरू करते हैं, वैकेंसी टेबल पे जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो नाम है ना अपने चैनल का, वही जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, या आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे जिन जिन मतलब जो जो पोस्ट का आपका स्टेट वाइज वैकेंसी मिल जाएगी ना, वो वहाँ डाल दूंगा, या एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि स्टेट वाइड वैकेंसीज ये हैं, फिर आपको और थोड़ा सा उसमें इंसाइट मिल जाएगा कि स्टेट वाइज मुझे ऐसे ऐसे डालना है। तो बिल्कुल भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम बिल्कुल भी यार जल्दबाजी मत करना, नहीं तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो किसी की भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना, कुछ भी मत पड़ना, अभी बेसिक खाका दे रहा हूँ, उसके हिसाब से खुद से सोचना चीज़ों को। ओके, चलो, तो ये है आपका सीजीएल 2022 की सारी जो वैकेंसीज़ हैं, और फाइनल भी जहाँ तक आपकी यही रहेंगी, 37,000 कुछ आपकी टोटल वैकेंसीज बन रही हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, एक एक करके बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर मुझे, मतलब कुछ जो बच्चे ये इस कैटेगरी के, सर जी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यूआर कैटेगरी के बेस पे बता रहा हूँ। अच्छा, जो ईएसएम है, आप वो देखिएगा, ईएसएम वाले कैंडिडेट्स जो पूछ रहे थे, देखो आपका एएसओ में ना कोई वैकेंसी नहीं है। एएसओ में जो अपना ईएसएम है उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 36 है इधर सीबीडीटी वाले में जो आईटीआई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि जॉब ही जॉब मिल जाए, तो जहाँ तक चांसेस है कि 270 यूआर में आपको जॉब मिल जाएगी, भले पीए ऐसे मिले। ठीक है, पीए ऐसे के अच्छे खासी चांसेस हैं कि आपको यहाँ तक मिल जाए, और 285 के आसपास चांसेस हैं कि आपको टीए मिल जाए। ठीक है, टीए सीबीआईसी, ठीक, और 290 तक वही आपको कि भाई सीबीडीटी मिल जाए। सीबीडीटी, सीबीआईसी में क्या है कि यार थोड़ा सा, अब तो सीबीडीटी में भी यही हो गया, सीबीआईसी में प्रमोशन बहुत, मतलब बहुत ही स्लो है। ठीक है, सीबीआईसी में, सीबीडीटी में थोड़े से बेटर है, बट फिर भी इनका बार चेंज हो रहा है, तो देखो क्या होता है। फिलहाल ये चीज़ें हैं, मतलब आपको अगर जॉब की बात करो मेरे से कि सर कितने पे क्या मिलेगा, तो भैया 270 नंबर तक अगर हैं तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैच ये है कि आपके कंप्यूटर में कितने नंबर आते हैं। ठीक, टाइपिंग वगैरह का तो आपको क्लियर है, टाइपिंग या तो पास हो या फेल हो। अब कंप्यूटर में सीन ये है कि यार वो सीपीटी वाली पोस्ट है या नॉन सीपीटी वाली पोस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो फंसेगा। ठीक है, जो सीपीटी वाली पोस्ट है वो तो पीए ऐसे जो है वो सीपीटी पोस्ट है, मुझे की बात ये है। एंड टीए वाली जो पोस्ट है वो आपकी सीपीटी नहीं है, नॉन सीपीटी है।
जैसे कि ये देखोगे यहाँ पे भी आप अगर एएसओ में भी ये ना, ये देखना ये वाली वैकेंसी की जो चार्ट है ना, ये वाला मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से चेक करना कि कौन सी, ये देखो लिखा है ना सीपीटी है या डीएसटी है, तो ये देखना कौन सी सीपीटी है कौन सी डीएसटी। अब जैसे कि ये देखोगे ये ना, ये सीएसएस वाला है, सीएसएस की जो वैकेंसी है ना एएसओ इन सीएसएस, ये सीपीटी है। फिर ये दिखेगा ये एमईए में है एएसओ, ठीक है, एएसओ इन एमईए ये सीपीटी है। बाकी रेलवे का एएसओ सीपीटी नहीं है, ये सीपीटी नहीं है, ये दोनों के दोनों एएओ, ठीक है। तो इस तरीके से है चीज़ें, सीपीटी वाले में सिनारियो अलग रहेगा। अब बात क्या है कि आदमी खुल के कट ऑफ क्यों नहीं बता पा रहा है, क्योंकि सीपीटी का हमें आइडिया नहीं है अभी कि ये जो सीपीटी वाली पोस्ट है इसमें कंप्यूटर की कट ऑफ 22 नंबर रखेगा या भैया 24 नंबर रखेगा या 26 नंबर रखेगा, क्या रखना चाह रहा है एसएससी के ऊपर है, ठीक है। अब ये तो पता है कि नॉन सीपीटी की 18 है, वो तो फिक्स हो गया, बट ये वाला सिनारियो, ये दो दो नंबर में भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। आप सोचो कि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 270 में अगर ये मिल रहा है तो मिलेगा फिर भी, हाँ, ये पूरी की पूरी कहानी है। फिलहाल अब जब आप पोस्ट प्रेफरेंस का ऑर्डर भरो ना, तो अपने दिमाग से ये सीपीटी वाली बात थोड़ी सी हटा देना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इन केस अगर ये 22 नंबर ही चली गई तो हो सकता है कि आपके अगर 23 नंबर हैं सीपीटी में और अगर आपको यहाँ पे 310 के आसपास नंबर है तो आपको अच्छा खासी एएसओ भटक जाए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी इस बार, है ना। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और अब ये जो पोस्ट प्रेफरेंस भी पहले भरवा रहे हैं ना, ये मूव यार बहुत मतलब गेम चेंजर होने वाला है ये। जिसने सही हिसाब से पोस्ट रेफरेंस डाला वो बिल्कुल चमक जाएगा, ठीक है। तो अभी ना आपको इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बात दिमाग में घुस गई कि नहीं घुस गई, कोई यूट्यूबर फलाना बोले ढिमकाना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भैया पहले 4600 डालो 2800 डालो, अगर नहीं मिली तो नहीं मिलेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये सोच के कभी मत डालना कि मुझे ये पोस्ट मिल रही है तो यही मैं सबसे पहले डाल दूं। जो अच्छी पोस्ट होती हैं उनको पहले डाला जाता है, अगर आपको लोकेशन का लोचा नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि मार्क्स बता रहा हूँ इनके हिसाब से आपको ये आइडिया तो पड़ ही रहा है कि अगर मेरे को 270 या ऐसे 280 नंबर तक आ रहे हैं, 280 नंबर आ रहे हैं, तो मुझे पीए ऐसे अपना होम टाउन में मिल जाएगा। हाँ, और वो पीए ऐसे, बट ये वैकेंसी इतनी खास नहीं होती, अभी धीमे धीमे सब बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब जिनको कुछ नहीं पता उनको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ बच्चों ने वीडियोस भेजी तो उनमें ना बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है यार चीज़ों के बारे में। मतलब क्या है कि पूरा कचरा भर के रखा है। तो मतलब ये बेसिक बातें हैं कि करके अब खैर बात स्टार्ट करते हैं। ये लेवल 8 वैकेंसीज हैं, इनको हटाते हैं, 4800 ग्रेड पे इनके ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है एओ वालों का। डीओपीटी की देखो, सीएसएस की जो वैकेंसीज हैं, ये अगर आपके 315 से ज़्यादा नंबर हैं और आप दिल्ली के लिए कंफर्टेबल हैं तो इस पोस्ट को ज़रूर ऑप्ट करना। क्लैरिकल वर्क होता है यहाँ पे, आपका क्या है, क्लैरिकल वर्क होता है और 74,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आती है, 80,000 के लमसम आपकी ये सैलरी होती है ग्रॉस में, ठीक है। और वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, 315 के ऊपर आपको ये आराम से मिल सकता है एएसओ इन सीएसएस। अच्छा, एमओआर का जो एएसओ है इसकी थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है क्योंकि वैकेंसीज इसमें कम होती हैं और ये भी दिल्ली में होती है, ठीक है। ये वैकेंसी जो है दिल्ली की है, लिख लो आप, ये एएसओ इन जो मिनिस्ट्री इन रेलवे है ये दिल्ली की होती है, सीएसएस भी ये दिल्ली की जॉब है, ठीक। एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो ये दिल्ली की नहीं होती है फिक्स, इनिशियली आपको हो सकता है दिल्ली मिल भी जाए लेकिन फिर बाद में ट्रांसफ़र हो जाते हैं 2-3 साल में ही, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी आपको ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया भेज सकते हैं, बट जहाँ भी भेजेंगे वो आपका मतलब ऐसा होता है कि वो कैपिटल सिटी ही होती है, ठीक है। जैसे कि जो किसी भी स्टेट की कैपिटल सिटी है वहाँ भेजते हैं और इसकी कट ऑफ लोअर जाती है। अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे तो ये लमसम अराउंड 308 310 ऐसी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और अगर हम मिनिस्ट्री, ये मैं यूआर के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया, बाकी कैटेगरीज का मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा, फिलहाल एक खाका दे रहा हूँ। जिनको कुछ भी नहीं पता ना उनको कम से कम कुछ आइडिया तो हो। अच्छा, एमईए की तो सबसे ज़्यादा जाएगी सही, ठीक है। इसका तो आप 330 प्लस लेके चलो कि बट इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो मतलब ये ना, अब सीपीटी की पोस्ट है तो यही है कि इसमें आपका 325 330 के आसपास पक्का मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको ना, ये मैंने क्या बोला, ये खाका है, ये मैंने डेटा लिया हुआ है किसका, रैंक आईक्यू का और जो ये है आरबीई का, ठीक है। रैंक आईक्यू, आरबीई और एक आधा क्या था एसएससी कोर करके है, उनका मैंने डेटा उठाया, उससे फिक्स जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। यानी कि अगर आप इस रेंज में हो तो इसको पहले डालना ही डालना है। इसके अगर आप आसपास 2-3 नंबर नीचे हो तब भी इसको पोस्ट को डाल देना है, ठीक है। अगर आप 5 नंबर नीचे भी हो इसके तब भी इस पोस्ट को पहले डाल देना, क्योंकि अगर आप नॉर्थ के हो, दिल्ली में तो मिल ही रही है। अच्छा, इसमें क्या है कि 3-3 साल में फिर आपको विदेश जाना पड़ता है, हाँ, एमईए में। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही रहोगे, पहले इनिशियली आप 4-5 साल हो सकता है कि दिल्ली में टिक जाओ, फिर आपको विदेश जाना पड़ेगा। और
3 साल विदेश 3 साल इंडिया, और विदेश भी पहले आपको टियर 3 कंट्रीज़ में भेजा जाता है, यानी कि जो वैसी कंट्रीज़ होती हैं लाइक सूडान वगैरह, वहाँ भेजा जाता है। इलेक्शन कमीशन, ये वाली जो एएसओ की वैकेंसी होती है ये मोस्टली दिल्ली में होती है, बट अदर स्टेट में भी होती है। दिल्ली प्लस अदर स्टेट जाना पड़ता है, और ये जितने भी एएसओ हैं इनकी इन हैंड 74,000 ही होती है, और 80,000 इसका ग्रॉस होता है। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट ऑफ कोर्स दिल्ली में ही है ये अपना, ठीक है। और इसकी वैकेंसी यूआर में एक ही है, टोटल भी एक ही है, तो ये देखो अब कौन इसको चूज़ करता है, ठीक है, ये बड़ी देखने की बात होगी। एएफएचक्यू दिल्ली में ही होता है, ठीक है। ये इसकी कट ऑफ आपको अराउंड 310 तक जो है देखने को मिल सकती है आराम से, ठीक। क्योंकि ये जो है एएसओ सबसे जो मतलब इसमें क्या है कि यार वो डिफेंस वाला होता है, बाकी वर्किंग तो 5 ही दिन का है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आपको कैंटीन कार्ड वगैरह मिल जाता है, बट यहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकते, ठीक है। फ़ोन वगैरह नहीं होता तो कुछ बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। मीटी का एएसओ भी दिल्ली में होता है, ठीक है, बट ये जहाँ तक मुझे याद है 2018 में दिल्ली के अलावा भी एक जगह भेजा गया था मीटी का एएसओ, तो याद रखिएगा ये, मतलब अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा सा ले सकते हो, बाकी दिल्ली में फिक्स नहीं है। हाँ, कैट का फिक्स होता है, कैट का जो है वो एएसओ दिल्ली में ही जाएगा। एंड सीबीडीटी, फिर ये तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गए। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना, कैसे कैसे क्या क्या नंबर पे जा रही है। अब आते हैं भैया अपने आईटीआई पे। आईटीआई हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रेफरेबल है बच्चों की एसएससी सीजीएल में, जो सबसे ज़्यादा लेते हैं वो यही लेते हैं भाई, आईटीआई। तो आईटीआई की वैकेंसी भी अराउंड आपको 308 नंबर तक देखने को मिलेगी, 308 तक फिल हो जाएगी। तो अपने हिसाब से देख लेना, इनकम टैक्स की वैकेंसी जो है वो साउथ में भी अच्छी खासी आती है। बेंगलोर वगैरह हो गया, चेन्नई वगैरह हो गया, फिर अपना ये इधर इसका ना मैं आपको स्टेट वाइज एक काम करूँगा, जो इस इन सभी का मेरे पास स्टेट वाइज यहाँ तक सीबीआईसी और सीबीडीटी का ना स्टेट वाइज सारे वैकेंसीज़ का ब्रेकअप है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, उसमें देख लेना कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 308 के कुछ ऊपर आ रहे हैं और आप आईटीआई के लिए ही फोकस्ड हो, तो देख लेना नॉर्थ मिल जाएगा। अगर इसके आसपास है, 308 के आसपास नंबर है, तो आपको साउथ का ही मिलने वाला है अगर आप ये चूज़ करोगे, ठीक। और फिर क्या है, ये एक्साइज, पीओ और एग्जामिनर, मतलब सीबीआईसी का है। सीबीआईसी में आपके 3 पोस्ट होते हैं, एग्जामिनर होता है, पीओ होता है, एक्साइज होता है। तो अब इन तीनों में भी आपको देखना पड़ेगा क्या मिल रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है इनका ना, पहले स्टेट वाइड ये तीनों, ये 4 पोस्ट है ना, इनका आप ऑर्डर डिसाइड ही तभी करना जब आप इनकी स्टेट वाइज वैकेंसी देख लो, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक। क्योंकि इनका स्टेट वाइज पूरा डेटा रहता है, वहाँ से आप चूज़ करोगे तब समझ आएगा। और हाँ, ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है, कहीं भी इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक बार जहाँ पहुँच गए वहीं रहना पड़ेगा ऑल टाइम। अब आगे कोई रिक्रूटमेंट रूल में चेंज हो तो बात अलग है। ये है ईडी में, ठीक है, एईओ इन ईडी, ये भी फिक्स नहीं है कि आपको दिल्ली ही मिलेगा, कहीं भी आपको ये भेज सकते हैं, और इसमें कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र होते हैं। प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है, प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। ऊपर एएसओ की बात करें तो ये वाले सीएसएस में सबसे अच्छे प्रमोशन होते हैं, एमओआर में बहुत स्लो प्रमोशंस हैं, आईबी में ठीक ठाक प्रमोशंस हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रमोशन नहीं है ज़्यादा, इलेक्शन कमीशन में प्रमोशंस नहीं है, इसका आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है, पहली बार ही आई है ये। और एएफएचक्यू में भी ज़्यादा आइडिया मुझे है नहीं, तो इसके बारे में नहीं बता सकता, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रमोशंस का भी बता दिया मैंने। अब ये जो पोस्ट है ना इंस्पेक्टर वाली, ये अराउंड आपको 308 तक ये भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी मतलब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है ना, इनका काम बड़ा गंदा सा होता है, मतलब इनको ना बहुत एक्टिव वर्क होता है। ये आप ये लगा लो जो बैंक के पीओ का काम होता है ना, वही है, नाम का इंस्पेक्टर है ये बस। मतलब कि आप यहाँ पे लोगों को जो भी पोस्ट ऑफिस से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती हैं, अब तो बहुत कुछ आने लगा है, बैंक जैसा हिसाब किताब हो गया, तो ये बेचते बैठ जाओगे और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि आप जो जीडीएस वगैरह लगते हैं ना, उनको आप पोस्टिंग वगैरह देते हो, इनकी नौकरी लगवाते हो, तो थोड़ा सा ये रहता है कि किसी को कहना है कि जीडीएस लगवाना है किसी को, तो मतलब ठीक है। अब तो ये भी उससे होता है कि हाई स्कूल में कितने परसेंटेज हैं, तो मतलब समझ रहे हो ना, ये कुछ खास लुक्रेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मोस्टली अगर आपके 308 310 नंबर के आसपास हैं तो आसपास कहीं वैकेंसी मिल जाएगी घर के आसपास। और एक सब डिवीज़न में एक इंस्पेक्टर होता है, तो उसमें ये लगा लो 50 के लमसम आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो इन सभी का हेडेक रहता है। तो कुल मिला के वर्क प्रेशर अच्छा खासी है, प्रमोशंस इसमें ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। प्रमोशन लेवल ये है कि अगर आप 23-24 में लग गए तो आप 6600 ग्रेड पे तक इसमें जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल
टेक्सटाइल है असिस्टेंट। हाँ, अब देखो ये पूरी कहानी यहाँ तक 4600 ग्रेड पे की है। मैंने इंस्पेक्टर को अभी नहीं कराया है, इन पोस्ट को मैं अलग से कवर कराऊंगा क्योंकि इनका क्रेज़ भी अलग है और इनमें कुछ चीज़ें मुझे अलग से भी बतानी है ना। अभी तो इस वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। अब असिस्टेंट की जो पोस्ट होती हैं, देखो असिस्टेंट है यानी कि ये कौन सा ग्रेड पे आ गया, 4200 ग्रेड पे आ गया, ठीक है। लेवल 6 है, लेवल है ये हाँ लेवल 6 है, लेवल 7 है, हाँ लेवल 6 है सारे असिस्टेंट का, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ पे यार, माइंस हो गया, एमएचए हो गया, आईएमडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमएचए, ठीक है। ये सारे के सारी पोस्ट आपका, ये मत सोचना कि दिल्ली ही मिलेगा। इन असिस्टेंट की पोस्ट में फिक्स नहीं होता दिल्ली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट में भी इनकी वैकेंसीज होती हैं, अगर मुझे पॉसिबल होगा तो आईएमडी का शायद मैं निकलवाया हुआ था किसी ने, तो आईएमडी का आपको डेटा मैं दे दूंगा कौन कौन से स्टेट में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन का भी है शायद, और टेक्सटाइल का भी है आई गेस। तो इन तीन चार मिनिस्ट्रीज़ का है, तो वो अलग अलग स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है वो बता दूंगा। बाकी ये नहीं है कि दिल्ली में ही मिलेगा, ठीक है। असिस्टेंट की जो भी जॉब होती है वो आपको दिल्ली के अलावा जो भी अलाइड ऑफिसेस होते हैं, इनके अलाइड जो भी ऑफिसेस हैं वहाँ भी पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि आप ये एमईए का ही देख लो, पासपोर्ट ऑफिस में, तो दिल्ली के लेकिन ये ठीक ठाक है, मतलब इसे आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको दिल्ली नहीं मिला तो कोई और स्टेट, मतलब अच्छी जगह होते हैं पासपोर्ट ऑफिसेस, तो ठीक ठाक जगह मिल जाएगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं इनको। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी देखो, एक वो एईओ था, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, राइट। फिर ये होते हैं उसके नीचे असिस्टेंट। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी यही है, टेक्सटाइल में भी यही है। टेक्सटाइल में भी दिल्ली फिक्स नहीं होता, ठीक है, कहीं भी उठा के भेज सकते हैं दिल्ली के अलावा भी, ठीक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि भाई ये वैकेंसीज दिल्ली के अलावा भी कहीं कहीं हो सकती हैं। फिलहाल टूरिज्म में तो ये ज़ीरो ही है, कैटेगरी में है ये वैकेंसी, ठीक है। तो ये सब कहानी आप देख लीजिएगा, बाकी स्टेट वाइज जब मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो और आपको पता चलेगा। अब ये देखो असिस्टेंट हो गया अपना तटरक्षक मुख्यालय, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब आपको लगेगा तटरक्षक मुख्यालय तो अपना दिल्ली में ही है, तो ऐसा है कि यार ये वैकेंसी ना दिल्ली के अलावा गोवा वगैरह में भी होती है, ठीक है। तो दिल्ली, गोवा और एक दो और हैं जगह, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सोच के मत जाना कि हाँ भाई दिल्ली में ही है। अब ये नहीं पता कि ये एक वैकेंसी कहाँ पे है, ये जो एक वैकेंसी है ना यूआर की, ये नहीं पता कि कहाँ पे हो सकता है कि दिल्ली में हो सकता है कि ये गोवा वगैरह कहीं हो। इसके बाद क्या है, सीबीआईसी। सीबीआईसी में आते हैं, ये 4200 ग्रेड पे चल रहा है। 4200 ग्रेड पे के चांस है कि आपको ये 302 से लेकर के 310 नंबर के बीच में मिल जाए, क्योंकि वो बीच में 308 में आपने देखा होगा, कहीं कहीं मैंने बताया 4600 भी मिल जाएगा, तो ये वरी करेगा, ठीक है। कुल मिला के 302 से 308 के बीच में पूरा 4200 का कैडर खत्म हो जाएगा, ठीक। ये जो पोस्ट है डीए की, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन सा बच्चा इसे उठा ले। कुछ टॉपर्स भी इसको उठा लेते हैं डीए का। अब इसका क्रेज़ क्यों है कि यार ये ना, अगर आप दिल्ली बिहार यूपी बिहार की बात करो तो यहाँ पे ना इसके पास साइनिंग अथॉरिटी भी होती है। फिर क्या है कि ये अपने मतलब मन का मालिक होता है, घर के पास में पोस्टिंग मिल जाती है, काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, प्रिपरेशन किसी और एग्जाम की यूपीएससी वगैरह की बहुत अच्छे से कर सकते हो। पोस्ट हालांकि 4200 ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि घर के पास लोकेशन वगैरह मिल जाती है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, 765 वैकेंसी कभी नहीं आई डीए की, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करें। तो ये जो है आपका नॉर्मल 4200 से ऊपर कट ऑफ जाएगी इसकी, 310 के लमसम आपको देखने को मिल सकता है कि डीए इतने तक खत्म हो गया, 308 तक, ठीक है। ये कहानी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट छोड़ दिया मैंने। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्या होता है, जो टीए होते हैं ना, वो प्रमोट होके बनते हैं ईए, दैट इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये प्रमोट होके बनते हैं आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। फिर ये प्रमोट होके बनते हैं आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो ये प्रमोशन हायरार्की होती है। ये पहली बार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इससे पहले ये प्रमोशन के बेसिस पे ही लगते थे, लेकिन इस बार इन्होंने इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला है, ठीक है। बात को समझ गए। ईए के भी चांसेस हैं कि 305 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको ईए वगैरह मिल जाए, यूआर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। वैकेंसीज इसमें भी ठीक ठाक हैं, 105 वैकेंसी है यूआर की, टोटल 222 है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है ना, पहली बार आई है तो बढ़िया है इसके हिसाब से। और दूसरी बात क्या है कि इसका भी मैं आपको स्टेट वाइज जो है वैकेंसी बता दूंगा, जो अपना सीबीआईसी का ईए है, ठीक। अच्छा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ये इसमें एसआई होते हैं। इसके लिए आपको पता होगा कि जो एसआई हैं इनके लिए थोड़ा सा फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होता है। दूसरी बात की हेक्टिक जॉब होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से आप इसमें काम कर ले जाओगे। अगर आपको थोड़ा सा फील्ड का काम पसंद है तब आप इसको ऑप्ट करिएगा। और इनकी कट ऑफ भी कम जाती है, हालांकि होती है पोस्ट ये 4200 ही है, लेवल 6 ही है ना ये।
लेवल 6 ही है, हाँ 4200 ही होती है, लेकिन क्या है कि इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा ऑप्ट करते नहीं है। जेएसओ का एग्ज़ाम आपने अलग से दिया होगा, ये पोस्ट है ना, देखो अगर रोते पढ़ते कुछ नहीं मिल रहा तो जेएसओ बढ़िया है, हर सरकारी जॉब बेरोजगार रहने से बेटर होती है। लेकिन क्या है कि इसमें ना दौड़ना भागना भी पड़ता है, लड़कियों के लिए तब भी आपको ऑफिस में भी बैठा दिया जाए, बट लड़कों के लिए थोड़ा सा हैक्टिक पड़ जाता है जब सेंसस वगैरह हो रहे हों। तो ये कहानी है, बाकी तो इसमें जनरल की वैकेंसी इस बार है नहीं, और टोटल 38 वैकेंसी ही हैं, ज़्यादा नहीं आई हैं जेएसओ की इस बार, पिछली बार 21 में ज़्यादा आई थी। ठीक है, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ तो अपना वो जो भी पेपर हुआ है, पेपर नंबर कौन सा 3 हुआ है इसका, है ना, तो वो मिला के जाएगी। और अब आ गया ये देखो कैग, कैग में जो ऑडिटर है इसकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं 295 से लेकर के अपना 301 302 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप इसके बीच में लाई करते हो सकता है कि आपको आराम से ऑडिटर मिल जाए। ऑडिटर हो गया, ये देखो सीजी 3 होते हैं, देखो एक होता है कैग, एक होता है सीजीए और एक होता है सीजीडीए। ठीक है, ये होता है डिफेंस का ऑडिट, ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बात समझ रहे हो? तो इन तीनों में डिफरेंस है और इनके इवन काम में भी डिफरेंस होता है। इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि इनके अकाउंटेंट का क्या काम है। जैसे इसमें अकाउंटेंट लगते हैं, इसमें ऑडिटर लगते हैं, इसमें ऑडिटर भी होते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं कैग में। ठीक है, और सीजीडीए में भी आपके ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, वो यार समझने की अलग बात है, वो अलग से किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल देखो अब क्या है, ऑडिटर या एनटीआरओ में है। अच्छा, ऑडिटर जो कैग के होते हैं वो ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं देते हैं। लेकिन बात यह है कि ऑडिटर इस बार दिल्ली में ठीक ठाक मात्रा में मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आपके नंबर 300 के लमसम आ रहे हैं या फिर 302 तक आ गए हैं तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको ऑडिटर मिल जाए दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में या फिर नॉर्थ में इस बार ऑडिटर मिलने के अच्छे चांस है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ठीक ठाक चांस है कि अगर आपके 300 के लमसम नंबर बन रहे हैं या 298 तक बन रहे हैं तो आपको दिल्ली, यूके या इसके मतलब नॉर्थ में कुल मिला के कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिल जाए। और अगर 295 तक है तो साउथ में भी मिल सकता है। ठीक, तो ये चीज़ है। और फिर सीजीडीए का ऑडिटर है ये। ठीक है, सीजीडीए में भी आपका लोकेशन अभी क्लियर नहीं है। एंड ये अकाउंटेंट हो गया अपना सीजीए में। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए कि आप ऑडिटर को ना कभी कभी फील्ड पे भेजते हैं, कभी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी एओ जैसा फील्ड में जा ही रहा है। एओ को तो मतलब ये लगा लो आप मंथ में 21 डेज तो मोस्टली रहना ही पड़ता है। ठीक है, फील्ड में। जबकि ऑडिटर का ऐसा केस नहीं है, अगर ऑडिटर बोलेगा सर मुझे नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। फिर ये 3 साल के बाद अगर एसएएस का एग्ज़ाम दे देता है तो 2800 ग्रेड पे से, ये सारी की सारी कहानी ना यहाँ से, ये 32 नंबर से ना अपना ये 2800 ग्रेड पे की कहानी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे का सैलरी कितना बनेगा, देखो इसका सैलरी बनता है आपका इन हैंड लमसम अराउंड 52 के। ठीक है, नया वाला वो मिला के, और वही 55,000 के लमसम होता है, और 51,000 के लमसम इन हैंड लगा लो, 51-52 के बीच में मिलता रहता है। ठीक, और ये पूरी की पूरी 4200 तक की कहानी है यहाँ तक। ठीक, तो देखो अब ये हो गया ऑडिटर का काम, ये फील्ड पे जा सकता है। जबकि अकाउंटेंट का क्या है कि इनको फील्ड पे नहीं जाना है, इनका अगर आपको आगे पढ़ना है ना, अगर आपका ये केस है कि सर मुझे तो आगे थोड़ा पढ़ना है, तो फिर आप चूज़ करो क्या कि मैं अकाउंटेंट ही ले लेता हूँ। अगर आपके 301 नंबर तक आ रहे हैं, 302 तक आ रहे हैं और आपको लगता है कि सर मुझे पढ़ना है, तो आप अकाउंटेंट चूज़ कर लेना। बट ये जो अब सीजीए है ना, इसमें भी पता नहीं है, ये इसमें क्या होता है, सीजीए में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ मिलती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री में आपको अकाउंटेंट बनाया जाएगा। बट उन मिनिस्ट्री का आपको पता नहीं है कि वो मिनिस्ट्री में कौन सी लोकेशन पे अकाउंटेंट की पोजीशन खाली है। बात समझ रहे हो? जैसे मैंने 4200 का बताया, जो असिस्टेंट थे उनका नहीं पता ना मिनिस्ट्री कहाँ पे। अब मिनिस्ट्री तो है बट जरूरी थोड़ी है कि वो दिल्ली में हो या उसके हेडक्वार्टर में ही लगोगे। मिनिस्ट्री के अलग अलग एलाइड ब्रांचेस भी होते हैं, वहाँ पे भी लग सकते हो। तो सेम केस आपका अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट के केस में भी होता है। ठीक है, ये दिल्ली में भी लगते हैं और ये आपके अलग अलग मिनिस्ट्री में हो सकता है दिल्ली में ही लग जाए। तो ये होता है कि 50-50% चांस है कि आप मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में लगोगे या फिर उसके अलाइड ब्रांच में लगोगे। ठीक है, इस बार वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी सारे चांस है कि काफ़ी सारे वैकेंसीज आपका जो हेडक्वार्टर्स होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के वहाँ पे खाली हों। ठीक है, अच्छा जी, ये है आपका ये है सीजीए का अकाउंटेंट। ठीक है, ये है अपना, ये है कैग का, हाँ
ये वाला है कैग का और नीचे वाला है सीजीए का। सीजीए में होती है मिनिस्ट्रीज, कैग में तो फिर वो कैग में ही लगते हो आप, ठीक है। कैग में कोई और चांस नहीं है। तो इस बार ना अकाउंटेंट मैं बोलूँगा, जो बच्चे मतलब जिनको थोड़ा सा ये है कि पढ़ना है मुझे, तो आप कोशिश करिएगा कि पहले आप अकाउंटेंट डालिए, उसके बाद ऑडिटर डालिएगा। अगर आपको ये है कि नहीं भाई लाइफ के मज़े उठाने हैं, पैसा वगैरह भी कमाना है, तो आराम से ऑडिटर बन जाना, थोड़ा बहुत जब भी चांस मिले फील्ड में चले जाना, तो उसका पैसा वगैरह मिल जाएगा। और तो क्या ही है, ठीक है। ये कहानी होती है सारी की सारी जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट, ये सब 4200, ये सब 2800 ग्रेड पे के होते हैं, ठीक। ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आपका 2800 ग्रेड पे बहुत चांसेस हैं कि 295 तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, 295 से 301 302 तक ये पूरी कहानी 2800 की ख़त्म होगी। बहुत सारे चांसेस हैं, बट हो सकता है कि ये कट ऑफ, अब ये पर अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, क्योंकि सीपीटी यहाँ पे नहीं है। मतलब जो बच्चे सीपीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे ना और उनके नंबर ज़्यादा हुए, तो वो अल्टीमेटली यहीं पे गिरने वाले हैं। देखो सारे के सारे एन ए आ रहे हैं ना, दैट मीन्स इनके लिए सीपीटी मतलब नेसेसरी नहीं है। तो एक कम मार्क्स अगर इनके सीपीटी में आए तब भी चलेगा, देख रहे हो सारे के सारे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपके 295 से थोड़े से नीचे भी होते हैं ना, ये मैं बहुत एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ कि 300 तक मिलेगा, ये मिलेगा। अगर आपके 3-4 नंबर नीचे हैं तब भी पहली प्रेफरेंस उस हिसाब से देना कि अगर 4-5 नंबर कम भी हैं तब भी पहली प्रेफरेंस उसको दे दो जो ना भी मिल सक, जो भी ये भी लग रहा है कि ये नहीं मिलेगा, तब भी उसको पहले पे डाल देना। इन केस अगर मिल गया तो, क्योंकि इस बार ना सिनारियो बहुत अलग होने वाला है ना, तो बिल्कुल बड़े भाई वाली सलाह दे रहा हूँ। पीएएसए का सीन देखो यार, पीएएसए की कहानी आ गई। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है और ये सीपीटी वाली पोस्ट है, यानी कि इसके लिए कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ठीक। तो आप के अगर नंबर 275 से 285 के बीच में हैं या 280 तक लगा लो, तो आप क्या करना कि पीएएसए को अपना मतलब ये सोच लेना कि या तो मेरे को टी, पहली प्रेफरेंस आप लोग ना जिनके 280 नंबर तक आ रहे हैं यूआर में, पहले देना टीए को, पहले ऐसा डाल देना टीए सीबी डीटी वाला, ठीक है। फिर डालना आप लोग टीए सीबी आईसी, ठीक। फिर डालना अपना पीएएसए, ये कहानी रहेगी। या फिर इसके ये भी हटाओ, इससे पहले सारे के सारे यूडीसी डाल देना एक एक करके, अभी बताऊंगा किसमें क्या होता है। एक एक करके सारे यूडीसी डाल देना, फिर डालना अपना पीएएसए, समझ गया बात। पीएएसए आपका लास्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो रोते गाते मिलेगा ही, अगर 275 के ऊपर नंबर है। बट अगर इन केस आपके, हो सकता है कि 278 तक आपको कोई यूडीसी मिल गया, कोई डीजीडी वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, तो ये पीए ऐसे से फिर भी बेटर है, हाँ। लेकिन अगर आपको फिर वही चीज़ है कि अगर आपको होम में चाहिए, होम पोस्टिंग चाहिए, तो फिर पीए ऐसे में काम ज़्यादा है, वही है कि चिट्ठियाँ अलग अलग करनी पड़ेंगी, तो फिर आप घर के पास मिल जाएगा। लेकिन ये है सैलरी दोनों की सेम सेम होती है, क्योंकि दोनों ही 2400 ग्रेड पे हैं। तो बात मेरी समझ रहे हो, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बता रहा कि ये डालना ही डालना है, मैं आपको बड़े भाई वाली सलाह दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। अपने हिसाब से फैमिली से सोच समझ के, ज़िंदगी भर का सवाल होता है बच्चों, तब फिल करिएगा, ठीक है। ऐसे मजाक मजाक में मत ले जाना। हाँ, ये है कि अल्टीमेटली ये जॉब नहीं करो या फिर 2400 2800 ग्रेड पे लेके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ भर बैठे रहो, आगे कोशिश करना, सब कुछ करना, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस डालते टाइम इतना ध्यान देना कि अगर कुछ नहीं हुआ, इन केस बहुत ही गंदी सिचुएशन है कि कुछ कुछ हो गया, कुछ अलग हो जाता है लाइफ में, आगे आप नहीं, आगे कुछ क्रैक हुआ, तो उसके लिए ये है कि आप सुकून से एक नौकरी कर पाओ, है ना। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है कि 275 के ऊपर आपको अपना ये पीएएसए के चांस हैं। हो सकता है कि 280 282 पे ही अपने जो यूडीसी हैं और टीए हैं इसकी कट ऑफ टकराने लग जाए, ठीक। तो देखो अब क्या है, हाँ, अब ये यूडीसीज हैं, यूडीसी की ना बात कोई नहीं करता, क्योंकि मोस्टली लोगों को ना यूडीसी का कहाँ पे पोस्टिंग आएगी या क्या चीज़ें नहीं पता है। बिकॉज देखो ये है, यूडीसी की अगर आप बात करो सबसे ज़्यादा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। एक बात देखो बच्चों, यूडीसी में अगर आप यूडीसी ले रहे हो ना, तो बहुत चांसेस है कि आपको नॉर्थ में मिले, बट कुछ कुछ चांस होते हैं कि आपको ये साउथ में भी मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइन है तो ये अपना आपको दिल्ली ही मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है। और कई बच्चे जैसे कि ये देख के ले लेते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट्स, तो इसमें भी यूडीसी का मतलब ये नहीं है कि आपको ये दिल्ली ही मिलने वाला है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता। बट ये है कि इसमें आपका शायद डीएसटी भी नहीं है ना, इसमें डीएसटी भी फिक्स नहीं, मतलब नहीं लेते हैं। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा डीएसटी बिगड़ जाता है तो इसमें डीजीडी में चले जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसका, ना लोकेशन फिक्स है, ना इसका आपका ये फिक्स है कि मतलब
एंड तक भी आपको इसकी लोकेशन पता नहीं चलेगी। जब सीधा आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, या फिर वो रिपोर्टिंग लेटर आता है, मतलब रिपोर्ट करने के लिए आता है, या रिपोर्ट करो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका लेटर आएगा। अब तो बेसिकली मेल ही आता है, तो वो मेल में ही सीधा बताएंगे कि भैया आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और फिर ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये भी देखो ऐसे जो इसका आया है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये भी पहली बार आया है। ये जो कुछ कुछ प्रोफाइल्स हैं, देखो जो मोस्टली जो यूडीसी का काम है वो सब में सेम ही है। क्लरिकल काम करना है, फाइल का काम होता है, डेटा वगैरह अरेंज करना होता है आपको। लेकिन ये जो दो यूडीसी है ना, इनका काम क्या है कि जैसे अब ये वाला यूडीसी देखो डीजीडी का, तो डीजीडी में क्या होता है कि जितना भी डिफेंस का लैंड है, जो भी डिफेंस का लैंड होता है, आप देखोगे अलग अलग होता है ना, जैसे कैंटनमेंट बोर्ड होते हैं तो उनका लैंड होता है, उसमें पूरा अरेंजमेंट करना होता है। कोई लैंड से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो कैसे होंगे, तो उसका काम जो आर्मी वाले होते हैं वो तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए ना एक सिविलियन ब्रांच ये निकाली गई है, डिफेंस जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। इसमें सबसे ऊपर होता है आईडीएस ऑफिसर, ये यूपीएससी आईएएस के एग्जाम से लगते हैं। इसके नीचे होते हैं सुप्रिटेंडेंट होते हैं, 2 सुप्रिटेंडेंट, उसके नीचे यूडीसी। यानी कि इनका हायरार्की में ना ज़्यादा लोग हैं नहीं, और एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा नहीं है इस पूरे डिपार्टमेंट में। तो जो प्रमोशंस हैं इसमें बहुत स्लो है। प्रमोशन स्लो है क्योंकि काम कम है, ठीक है। 5 दिन का काम होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है। यानी कि पढ़ने के सेंस से जा रहे हो आप, अगर दूसरी जगह एडजस्ट कर सकते हो तो डीजीडी इज़ गुड। ओके, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आपको ना अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में पता ही नहीं होंगी, तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप सही पोस्ट को चूज़ कर पाओगे। अब इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एमईएस में यूडीसी का भैया काम क्या है ना। तो ये भी बात करेंगे। बाकी के जो मिनिस्ट्रीज़ के ऐसे होते हैं, या ऐसे हैं, या यूडीसी हैं, इनका ना ऑलमोस्ट सेम काम होता है इस वाले को छोड़ के। बीआरओ के लिए ना, बीआरओ का यूडीसी ये सबसे लास्ट चॉइस रखना है इसको, ठीक है। चाहो तो पीएएसए के ऊपर रख देना, बट लास्ट में रखना है, क्योंकि इसकी जो मतलब जो इसका लोकेशन होती है वो फिर बॉर्डर एरियाज़ में ही मोस्टली होती है, जहाँ पे ये अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनके ऑफिसेस ही वहीं पे हैं मोस्टली। तो याद रखिएगा, ये सोच के मत ले लेना इसको कि दिल्ली मिल जाएगा या फिर और कहीं नॉर्थ में मिल जाएगा। ये फिर सीधा आपको बॉर्डर के जहाँ रोड वगैरह बनते हैं, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेह लद्दाख हो गया, वहाँ भी इसकी पोस्टिंग आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर मिट आईएमडी में तो जो लोकेशंस होती हैं वो मोस्टली कोस्ट, इसमें इसके 6-7 सेंटर हैं। देख लेना एक बार ना, आईएमडी की वेबसाइट पे जाना, देख लेना इसके कहाँ कहाँ सेंटर है, वहीं इसकी लोकेशन आती है, ठीक। दिल्ली में भी आ जाती है, वहाँ पे आती है मोस्टली। और बाकी की मिनिस्ट्रीज जो एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इनके चांसेस होते हैं कि आपको मोस्टली ये दिल्ली में मिल जाए, ठीक है। दिल्ली में होते हैं, बट फिर वही बात है कि फिक्स नहीं है इसका भी। जैसे एएसओ का है तो वो फिक्स है कि भाई दिल्ली में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, बट जो एसएसए होते हैं या फिर आपकी यूडीसी होते हैं, इनका फिक्स नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अच्छा जी, हो सकता है कि यार मैंने ना कोई पॉइंट मिस कर दिया। एक तो इतनी बड़ी वीडियो है, कोई अगर पॉइंट एक आधा मिस हो गया है तो माफ़ करिएगा, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये वाला पॉइंट मिस हो गया, तो मैं उसको एक वीडियो, अभी ना इसमें एक वीडियो से काम नहीं चलेगा। अभी तो मैंने एक खाका बताया है, बेसिक पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, जिसको कुछ ही नहीं पता था वो बताया है। अब एक वीडियो में मैं आपको सेपरेटली किस कैटेगरी से क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी, क्योंकि मेजर बात यह है कि आपको उस कट ऑफ के 1-2 नंबर नीचे मान कर के ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को डालना है। सीपीटी की कट ऑफ को भूल जाना, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर डालना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी बात है। ये सोच के मत डालना कि अगर मुझे तो टीए ही मिल रहा है, मेरे तो 285 ही मार्क्स आ रहे हैं सर, क्या करूं, हाय हाय, अब इससे ऊपर की पोस्ट तो मैं डाल ही नहीं सकता। तो ऐसे करना कि ऑडिटर से स्टार्ट करना है इसका, ठीक है। ऑडिटर से स्टार्ट करना, फिर टीए डालना, फिर वो दूसरा डालना, ठीक है। इस तरीके से कहानी चला सकते हो अगर लोकेशन से दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो बाउंड्री मैन होते हैं ना, ये जो बाउंड्री मैन खड़े होंगे, जो जिसके 300 नंबर होंगे, 305 नंबर होंगे, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इनको डिसाइड करना है कि मुझे लोकेशन पे जाना है या फिर मुझे ग्रेड पे जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सोचना, दिमाग लगाना, ठीक। अब क्या है ये सीबीएन, ठीक है। सीबीएन में भी नारकोटिक्स का है, तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि एलाइड में मिल जाए, बट इसके चांस हैं दिल्ली में मिलने के ज़्यादातर। एटॉमिक एनर्जी के अलग अलग चांस हैं, इसके दिल्ली के चांस अकेले नहीं हैं। इसके डाई के जो होते हैं ना, तो इसके मोस्टली साउथ मिलने के चांसेस होते हैं। देखो पहले ही बता रहा हूँ, जो साउथ मिलने के हैं वो हैं, हाँ।
इसके साउथ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी जगह ये इसके यूडीसीज लगते हैं। सीबीडीटी और सीबीआईसी का अगेन मैंने आपको बताया है कि इनके मैं आपको वैकेंसी ब्रेकअप पहले दिखाऊंगा कि इतने इतने वैकेंसी ब्रेकअप है, फिर उस हिसाब से चूज़ करिएगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। हो सकता है आपको अपनी मनपसंद की लोकेशन मिल जाए 285 नंबर में ही, ठीक है। अगर 290 आएंगे तब तो आपको टीए में ये लगा लो कि जो चाहोगे वो लोकेशन मिलेगी मिलेगी, हाँ। लेकिन हो सकता है कि 285 में भी आपके स्टेट में ठीक ठाक वैकेंसी हो, आपके जोन में ठीक ठाक वैकेंसी हो, तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो अब अगर कोई आपको डाउट आता है तो अपना वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, फिर मैं उन डाउट्स को लेकर के जो चीज़ें और बच रही हैं उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, फिर पूरी क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक। तो बातें पूरी समझ गए? कोई डाउट है फिर बस वही करना। और यार अभी क्या है कि दिमाग पूरा मेरा, अभी क्या है 3 बज रहे हैं सुबह के, हाँ अब सुबह उठ के जाना भी है फिर। तो अभी सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। जो डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में छोड़ना, और भी कुछ चीज़ें हैं फिर उनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वर्किंग होती है, उनके बारे में भी अलग से बात करेंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।